आप एक बार अपनी साइड पे चेक कीजिए, बाकी सबको ठीक आ रही है। तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, इस प्रकार अनुमान के दो भेद है। स्वार्थानुमान किसे कहते हैं कि जो अनुमान साधन से साध्य का ज्ञान कराने पर हो, मतलब साधन से साध्य होने वाले ज्ञान को हम स्वार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थ शब्द में ये बात ही छिपी है जिसमें हम खुद से जानेंगे। खुद से मतलब जैसे हमें साधन से साध्य का ज्ञान करना है, तो आप उस साधन को अब दूसरे के कहने पे मान रहे हो या स्वयं से जान रहे हो। जैसे देखो, उदाहरण वही है, जैसे ये कहा ये पर्वत पर अग्नि लगी है, पर्वत पर अग्नि लगी है, ठीक। तो ये हो गया हमारा साध्य कि पर्वत पर अग्नि है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें जानना है। कैसे जानेंगे? साधन से। तो साधन से। साधन क्या है यहाँ पे? वो धुआं। धुआं। धुआं जो है उसे साधन कहा जाएगा। तो अब इसी में ये बात छिपी है कि ये अनुमान स्वार्थानुमान कहा जाएगा कि परार्थानुमान। वो कैसे? यदि आप धुएं को खुद से जान रहे हो, मतलब आपने खुद धुआं देखा और फिर ये अनुमान लगा लिया कि धुआं होने से यहाँ पे अग्नि है ही, अग्नि होगी। तो क्योंकि आपने धुएं का ज्ञान कैसे किया? खुद देखा, खुद देखकर किया, तो ये हो गया स्वार्थानुमान। समझ आए स्वार्थानुमान में क्या आएगा? दूसरी तरफ परार्थानुमान, कि जैसे हमें कोई कहे कि देखो वहां पे आग लग गई, देखो वहां पे आग लगी हुई है, तो कैसे पता लगाया आग लगी हुई है? धुएं से। और धुएं में भी ये बात उसने कही, मतलब हमने धुआं ना तो हमने अग्नि देखी ना हमने धुआं देखा, पर हमने मान लिया कि हाँ यहाँ पे अग्नि लगी है। तो कैसे माना? क्योंकि हमने किसी दूसरे के कहने से माना। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने खुद धुआं देखा और उसके धुएं से, हम उसके कहने से हमने ये मान लिया कि हाँ उस जगह पे आग लगी। जैसे देखो, एक एग्जांपल देखो, जैसे हमारे कहीं गली में मोहल्ले में आग लगे, तो हम धुआं देख के खुद अनुमान लगा सकते हैं। हमें धुआं दिख रहा था, हमने खुद धुआं देखा और उससे खुद अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे आग लगी होगी। ठीक है, ये तो बात स्वार्थ अनुमान में हो गई। दूसरी तरफ, अब किसी दूसरे देश में आग लगी है। जैसे टीवी में हम देखते हैं कहीं ना कहीं आग लग जाती है, हमें टीवी में खबर पता लगती है। तो हमने वहां पे ना तो आग देखी ना हमने धुआं देखा, पर हम मान लेते हैं। कैसे मानते हैं? हम उस न्यूज से या दूसरों के कहने से, वो जो दिखा रहे हैं उससे। तो यहाँ पे जो अनुमान है वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है परार्थानुमान। क्योंकि यहाँ पे जो हमने साधन का ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ? दूसरे के कहने से। तो इसी प्रकार से ये दो भेद अनुमान के बने हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। समझ आ रहे हैं? देखो एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे आपको मिठास का ज्ञान करना, मतलब एक कोई पदार्थ है और पदार्थ है तो वो मीठा है, तो आपने उसे खाया और हमने ये अनुमान लगाया कि हाँ ये मीठा है, इसीलिए इसमें शक्कर होगी। मतलब हमने मिठास से उसके शक्कर होने का ज्ञान कर लिया। ठीक है, साधन से साध्य हो गया। हमने खुद खाया तो हमने खुद पता लगा लिया कि हाँ इसमें शक्कर है। तो ये हो गया स्वार्थ अनुमान। हमें शक्कर उसमें दिख रही है क्या? नहीं। अगर दिखती तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता, पर हम देख नहीं रहे, हम कैसा अनुमान लगा रहे? हम उसके मिठास के ज्ञान, स्वाद से हमने ये अनुमान लगाया कि जरूर इसमें क्या है? शक्कर है, इसमें चीनी डली हुई है। तो ये साधन से जो साध्य का ज्ञान हुआ, ये हुआ स्वार्थ अनुमान, हमने खुद से जाना। अब दूसरी तरफ एक पदार्थ है जो कहा जा रहा है कि ये मीठा है, पर हम उसे खुद नहीं खा रहे, पर कोई और जिसने खाया है वो ये बता रहा है कि हाँ इसमें मिठास होने से इसमें शक्कर है, मतलब शक्कर है इसीलिए इसमें मिठास पाई जाती है। तो हमने दूसरे के, किसी और ने स्वाद लिया, किसी और ने खाया,
और वो हमें बता रहा है, इस अपेक्षा से उसे क्या कहा जाएगा? ये कौन सा अनुमान हो गया? कौन सा आएगा, स्वार्थ या परार्थ। परार्थ? परार्थ। हाँ, परार्थ अनुमान। तो समझ आ गया आपको अनुमान में दो भेद कैसे हो गए, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान की परिभाषा तो बिल्कुल सेम है, साधन से साध्य का ज्ञान होना। क्या परिभाषा बनेगी? साधन से साध्य का ज्ञान होना, इसका नाम है स्वार्थ अनुमान। ठीक। और परार्थ अनुमान क्या है? कि दूसरों के वचनों के द्वारा या किसी के वचनों के द्वारा जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है, उसे परार्थानुमान कहते हैं। सूत्र नंबर 51 है ये वाला। दूसरों के वचनों के द्वारा साधन से साध्य का जो ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? परार्थानुमान कहते हैं। अब देखो, हम अपनी डेली लाइफ में ये दोनों अनुमानों का प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोग होता है। हम हर चीज खुद नहीं देख पाते तो हम अनुमान से समझते हैं, पर अनुमान में भी कुछ अनुमान तो ऐसे जो खुद से हम साधन का ज्ञान करते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है, बहुत सी चीजें जो हम दूसरे के, मतलब किसी और ने उसके साधन को जाना था और हमने उसके कहने पे मान लिया। ठीक, तो ये सब परार्थानुमान के उदाहरण में जाएंगे। सूत्र नंबर इसके बाद एक 52 है। 52 सूत्र में बस इतना कहा कि जो वो वचन होते हैं, जिन वचनों से हमें अनुमान होता है, उन वचनों को भी परार्थानुमान कहते हैं। मतलब जो ऐसे प्रतिपादक वचन है, मतलब जो हमने कहा ना कि दूसरे के सुन के, दूसरों के कहने पर जो हम ज्ञान करते हैं, वो दूसरों के कहे गए जो शब्द हैं, दूसरों ने जो साधन का हमें ज्ञान कराया, वो शब्द भी क्या कहलाएंगे? परार्थानुमान कहलाते हैं। ठीक, तो अभी इस तीसरे परिच्छेद में यहाँ पे अनुमान के प्रकरण में हमारा इतना ही है। अनुमान के 5 अवयव जो आपको बताए गए होंगे वो आपको समझ आ गए हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन समझ आ गए हैं आप सभी को? किसी से पूछ ले। हाँ, आ गए। चलिए किसी से, एक जने से प्रयोग करा के देखते हैं। तो रूबी चाची, आप अपने को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि हाँ तो सबने बोला था। आप लोग ऐसा सोचो कि हम बच जाएंगे हाँ बोल के। आपकी आवाज नहीं आ रही है चाची। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आपने ऑडियो पे कनेक्ट किया हुआ है? अब आ रही है भैया? हाँ, अब आ रही है। कोई भी आप एक पर्वत। उदाहरण में पांचों आपको अनुमान के अंग लगा के दिखाने हैं, और पर्वत और अग्नि वाला उदाहरण नहीं लेना। नहीं लेना नहीं लेना। भैया, पर्वत संख्या में नहीं लेना नहीं। भैया, फिर तो सोचना पड़ेगा। चलिए सोचिए, अच्छा इतने बच्चा, सोचिए, इतने बाकी नहीं किसी नहीं से। बता रही हूँ भैया, बता रही हूँ हाँ बताइए भैया, बताइए। बच्चा बीमार है जैसे, हम्म। भैया बच्चा बीमार है ये भी तो भी बताया नहीं ले। था, ये हाँ, भी मैं बताया था। ये भी आप बताया हुआ ही बता रहे हो। भैया वो बना के बताना पड़ेगा ना। नहीं, लिखा हुआ हाँ है तो मेरे पास। मतलब आपने इतने इतने दिनों, आप इतने सारे अनुमान हम दिन भर में प्रयोग करते हैं, तो हम थोड़ा सोचे तो, तो क्योंकि भैया आपको। आप किसी और से पूछ लो, मैं लिख लेती हूँ फिर बता देती हूँ। हाँ चलिए, हाँ, आप ऐसे इतने करो। सोचना, ठीक है? कोई और से पूछते हैं, ठीक है और भैया। आपको किसी और को कोई और बताएगा। अब यहाँ पे अब नीतू आंटी, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। आपको बताना पड़ेगा। नहीं, नहीं बताओगी, तुम तो सबसे ज्यादा होशियार हो। नहीं, अभी मैं लेके भी नहीं बैठी इसको, आज मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। कोई चलिए, नहीं, बताओ। आप सब में से जो अपने आप से बताना चाहे वो बता सकते हैं। अनुमान के पांचों अवयव, पांचों अंग हमारे प्रयोग में आने चाहिए, ऐसा उदाहरण आपको देना है। बताइए कोई। क्या कह रही? सब चुप हुए। चलिए रूबी आंटी, आप ही बताइए। मैं भी नहीं बता पाऊंगी। अरे सोचिए, कोई इतना कठिन नहीं है। कोई भी एक वाक्य।
भैया हाँ जी, ये इसमें उसका लग सकता है ना दृष्टांत, जैसे हम बच्चे का अपने जन्मदिन करते हैं उसके ऊपर भी लग सकता है ना इस टाइप से, या पढ़ाई के आप ऊपर? आप लगा के दिखाइए, लग तो सकता है हर पे। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है हम्म। तो वो तो मतलब अपने उससे कर रहा है, पढ़ाई अपने मन से कर रहा है, देखिए, तो आप वो पांचों चीजों को ध्यान रखिए। पांचों जो है, अगर आप उनको प्रयोग करोगे, उनके नाम याद ध्यान रहेंगे, तो आप उसको उदाहरण पे लगा सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे सड़क गीली है, सड़क गीली है, ये हो गया पक्ष। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या हेतु दे रहे हैं? क्योंकि पानी। बारिश हुई है, क्योंकि बारिश हुई है, ये हो गया हेतु। ठीक है, ध्यान रखते जाना पांचों अंग इसमें कैसे आएंगे। पक्ष हो गया सड़क गीली है, या फिर हम ऐसा कहेंगे सड़क गीली है और हेतु दिया जाएगा, या फिर उल्टा देखो, उल्टा करता हूं मैं, इसमें थोड़ा चेंज कर ले कि यहाँ बारिश हुई है, यहाँ बारिश हुई है, ये हो गया पक्ष। ये बात हमें सिद्ध करनी है, क्योंकि अनुमान में पहली बात तो हमें वो लेना है जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें दिख नहीं रहा पर हमें सिद्ध करना है, उसका ज्ञान करना होता है अनुमान। अब जैसे मैं ये कहूं कि यहाँ बारिश हुई है, ये हो गया पक्ष, ये हमें सिद्ध करना है। अब मैं हेतु क्या दूंगा इसके लिए? हेतु क्या है? क्योंकि सड़क गीली है, तो ये हमने हेतु लगाया, ये हो गया अनुमान में पक्ष हो गया, क्योंकि यहाँ बारिश हुई होगी या बारिश हुई है क्योंकि सड़क गीली है। ठीक है। अब उदाहरण क्या दिया जाएगा? उदाहरण ये दिया जाएगा, जब जब बारिश होती है, जब जब बारिश होती है तब तब सड़क गीली होती है। ठीक है, ये हो गया उदाहरण, मतलब ये हमने दृष्टांत दे दिया, क्योंकि आप इसको कभी भी अप्लाई करके देख लो। दृष्टांत कैसा होता है जिसको आप कहीं भी घटित करके देख सकते हो। जब जब बारिश होगी सड़क गीली होगी ही होगी, और सड़क गीली नहीं है इसका मतलब बारिश नहीं हुई। ये दृष्टांत हो गया। ठीक। अब चौथा है उपनय। उपनय कहेंगे चूंकि यहाँ सड़क गीली है। उपनय में क्या होता है? उपनय में आपको ध्यान होगा कि रिपीट किया हेतु जाता है। हेतु को रिपीट करना, हाँ हेतु को दोहराना, इसका नाम उपनय होता है। तो हाँ जी। हेतु क्या था मेरा? क्योंकि वो बारिश हुई है। बारिश नहीं, हेतु क्या था कि सड़क गीली है, ये हेतु था। गीली। तो मैंने उसको फिर से रिपीट किया, क्योंकि यहाँ पे भी सड़क गीली है, ये हो गया उपनय चौथे नंबर का। और लास्ट निगमन क्या हुआ? इसलिए इसीलिए हम यहाँ यहाँ बारिश बारिश हुई है, इसलिए बारिश। इसलिए यहाँ बारिश हुई है। ये हो गया निगमन। निगमन किसे कहते हैं? कि जो हम अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं, प्रतिज्ञा को हमने दोबारा, प्रतिज्ञा जो स्टार्टिंग में कही थी, पक्ष को, हाँ। प्रतिज्ञा जिसे हम पक्ष बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आया? एक बार देखो, मैं दोबारा बोलता हूँ पूरा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, हम जब भी उदाहरण अनुमान का कोई भी प्रयोग करने का सोचते हैं, तो ऐसी चीज का सोचना है जो हमें साक्षात नहीं दिख रहा और हमें सिद्ध करना है। ठीक। जैसे मैंने यही कहा आपको, मैं पूरा दोबारा बता देता हूँ। यहाँ बारिश हुई है, ये हो गया पक्ष, ये हो गई हमारी प्रतिज्ञा। क्योंकि हेतु क्या दिया? क्योंकि सड़क गीली है, ये हो गया हेतु। उदाहरण क्या दिया? क्योंकि जहां जहां बारिश होती है वहां वहां सड़क गीली होती ही है, ये हो गया उदाहरण। और उपनय, चूंकि यहाँ पे सड़क गीली है। और अंतिम निगमन क्या हो गया? इसीलिए यहाँ ये सिद्ध होता है कि यहाँ बारिश हुई है। समझ आ गया आपको? हाँ। अब इस तरह के आपको उदाहरण सोचने हैं। मतलब देखो, ये जो न्याय का है, इसका प्रयोग हमें इसका तभी काम आएगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे, जब हम अपने जीवन के उदाहरणों पे इसको लगाएंगे। बताइए, अब कोई सोच रहा है? किसी को और आया है उदाहरण? हाँ, अब और सोच लिया आपने रूबी चाची? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? चलो बाकी कोई लोग। जैसे रोटी बनाई, किससे रोटी बनाई? आटे से रोटी बनाई। रोटी बनाई तो हो गया हमारा पक्ष।
और बताइए किससे आप। बना है जी भैया? आप बताइए, पूरा बताइए, मैं फिर इसको बताऊंगा। एक मिनट, हाँ रोटी बनाई तो हो गया पक्ष हमारा भैया। किससे बनाई? आटे से। आटे से। और कारण ये होगा, रोटी आटे से ही बनती है। ये तो बात सही है, लेकिन उदाहरण और सोचे क्या भाभी? और मतलब उसमें यूज होता है ना, जैसे गैस भी। इस टाइप से, किस टाइप से रख सकते हैं भैया? देखिए, मैं बताता हूँ। देखो, आप इसमें एक भैया गलती सब कर रहे हो शायद। आप इसमें भैया साधन मैं कुछ साध्य में बताऊं एक बार? एक मिनट, कारण कार्य को आप मिक्स कर रहे हो। अच्छा। साधन साध्य में कारण कार्य मिक्स नहीं करना। अच्छा। जैसे एक उदाहरण से आप समझो। जैसे हम, वही जो उदाहरण है कि पर्वत पर अग्नि लगी है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या है, ये साध्य और पक्ष हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। हाँ। फिर कैसे हेतु क्या दिया? धुआं होने से, धुआं है इसीलिए, ठीक है, ये हेतु हो गया। पर ये साधन से साध्य का ज्ञान हुआ, हमने धुआं देखा, धुएं से हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया, ठीक है। पर ये दोनों में साधन साध्य तो है, पर कारण कार्य नहीं है। आप बताइए, क्या पर्वत पर जो अग्नि लगी है, वो उसे हम साध्य के बदले कार्य कह सकते हैं क्या? और जो धुआं है, उसको साधन के बदले कारण कह सकते हो क्या? इसको मैं अगर इजी भाषा में कहूं, क्या जो पर्वत पे आग लगी है वो धुएं से लगी है? नहीं। देखिए हम नहीं ये लगी। बताया कि तुरंत आ गया। समझ आए? मतलब कि धुआं साधन तो है, पर कारण नहीं है। जैसा आपने अभी उदाहरण बोला कि रोटी बनी, और उसका कारण उसमें कैसे बनी? आटे से। तो ये वो कारण कारण। कार्य का उदाहरण है, ये अच्छा। साधन साध्य का नहीं है, ठीक है। ये रसगुल्ले का लग सकते हैं, रसगुल्ले। हाँ बताइए रसगुल्ले कैसे। में मिठास, रसगुल्ले में मतलब मिठास है, तो मिठास इसका वो हो गया आपका पक्ष। ठीक है, नहीं, हेतु 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 हो गया मिठास। ऐसे सही है? आप बताइए। पूछना चाह रही हूँ। नहीं, एक बार रसगुल्ले में पहले मिठास है। सपना चाची का उदाहरण सुन लेते हैं। मैं हाँ तो ट्राई बोलिए। कर रही हूँ भैया, देखना सही है क्या ये? कि जैसे बच्चा पास हुआ, ये पक्ष है। हो ठीक है, सकता है ऐसा? आगे तो बोलिए। और हेतु क्योंकि वह पढ़ा था। ठीक हाँ, है, नहीं, बता ठीक दो है, भैया, ठीक, सही गलत बता ठीक, देना बस, है ना? ठीक है, सही है, और सही है। इसका उदाहरण हम लेंगे, उदाहरण की जब जब वो क्योंकि वह पढ़ा था इसलिए पास हुआ नहीं, जो जो पढ़ाई करता है है ना? वो और पास होता उपने है, में, हाँ, ऐसा। पढ़ाई करने से हाँ पास वो होते हैं। पास होता है, पढ़ाई करने। और हेतु फिर ये दोहराएंगे क्योंकि वह पास वो पढ़ा था। उपनय, उपनय। हाँ, उपने उपने हो उपने गया। क्योंकि वह पढ़ा था, है ना? हाँ हाँ, और निगमन हो और गया इसीलिए वह कि वह पास पढ़ा हुआ। था इसलिए वह पास हुआ है। हाँ, वो ठीक है, निगमन ठीक है, आपका उदाहरण, मतलब आपने ये सही प्रयोग किया है। ठीक, तो इस तरह से ही आपको सोचने हैं, इस तरह से आपको ऐसी चीजें जो हमें डायरेक्ट नहीं दिख रही। जैसे अब इसको अगर हम और थोड़ा स्पष्ट करें तो ऐसा कहेंगे कि एक बच्चे ने टॉप किया, तो अब इस वाक्य पे हमें लगाना है, एक बच्चे ने टॉप किया, ये हो गया हमारा पक्ष कि भाई ये टॉपर है। अब हेतु क्या दिया? क्योंकि ये उसने पढ़ाई की। बहुत लगन से दिन रात पढ़ाई करता है, ये हो गया हेतु। बहुत लगन से दिन रात पढ़ाई करता है, ये हो गया हेतु। अब उदाहरण क्या दिया, दृष्टांत? जो जो लगन से पढ़ाई करते हैं वो टॉप करते हैं, मतलब वही टॉप कर सकते हैं। फिर चूंकि इसने लगन से पढ़ाई करी थी, ये हो गया उपनय, इसीलिए ये टॉप किया इसने, तो ये हो गया निगमन। ठीक है, ऐसे उदाहरण, ऐसे मतलब अनुमान हमें घटित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप उसकी, हम यहाँ दो चीजों का ज्ञान कर रहे हैं। मतलब देखो, अनुमान में हमें ये बात मेन रखनी है, हमें ज्ञान करना है। हम किसका ज्ञान कर रहे हैं कि भाई ये टॉप किया, तो कैसे किया टॉप, इस बात का हमें ज्ञान करना है अनुमान से। तो अनुमान क्या लगाया? क्योंकि भाई ये दिन रात पढ़ता था, दिन रात। देखो, अब एक मैं आपको उदाहरण लगाता हूँ, एक उदाहरण और बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। एक उदाहरण इसमें लगा सकते हैं हम। हाँ, मान लो अभी जैसे हम तात्कालिक उदाहरण पे ले, भाई इस व्यक्ति को कोरोना है, इस व्यक्ति को कोरोना है,
अब ये आप देखो, इसको हम अनुमान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको कोरोना दिख नहीं रहा, हम उसे देख नहीं सकते, हमें अनुमान से ही जानना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे पता लगाएंगे? अब ये हो गया हमारा पक्ष, इस व्यक्ति को कोरोना है। हेतु क्या दिया? क्योंकि ये खांसता है, इसको बुखार है, इसे सांस लेने में दिक्कत होती है, ये हो गए हेतु। ठीक है, अब उदाहरण दृष्टांत क्या दिया जाएगा? ये बीमार सा दिखता है। कोरोना के मरीज को ये खांसी और जुकाम होता ही है। हाँ, मतलब अगर हम यहाँ की भाषा में बोलेंगे कि जिसको खांसी, जुकाम और सांस की दिक्कत होती है उनको कोरोना हो सकता है। ये हो गया हमारा दृष्टांत। मतलब जिसको होता है उसको ये खांसी जुकाम होते ही होते हैं, उसको बुखार होता ही है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ये हो गया उदाहरण। उपनय क्या बनेगा? क्योंकि इस व्यक्ति को खांसी जुकाम है, ये हो गया उपनय, इसीलिए इसको कोरोना है। ये हो गया निगमन। ठीक है, आपको समझ आ रहा है हम कैसे टाइप के उदाहरण इसमें लेंगे कि जिन उदाहरणों को हम डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, जिन चीजों को हमें अनुमान से जानना है। सबसे पहले आपका उदाहरण ही ऐसा होना चाहिए जो हमें अनुमान से दिखाई दे। ऐसा उदाहरण नहीं हो, ऐसा प्रयोग ना करे कि जो हमें साक्षात दिख ही रहा है। ठीक, इसलिए कारण कार्य को साधन साध्य के साथ मिक्स ना करें, कारण कार्य के साथ यहाँ पे अलग है। तो ये जो उपनय निगमन वही तो है कि उसमें जैसे जो हेतु होता है उसको दोहराना, इसका नाम है उपनय, और प्रतिज्ञा को वापस से दोहराना, इसीलिए ऐसा करके ये हो जाता है निगमन। चलो, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ये अपना बहुत से हमने उदाहरण देखे, आपको और थोड़ा रिवाइज हो गया होगा। तो ऐसे इस अनुमान के दो भेद हमने देख लिए, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब इसके बाद जो अपना प्रकरण है थोड़ा सा ही बिल्कुल बाकी है, आज ये अपना भी है थोड़ी सी में ही पूरा हो जाएगा। सूत्र नंबर 90 से लेके सूत्र नंबर 1 मिनट 90 से लेके 97। अब इसके बाद डायरेक्ट हमारे कोर्स में है सूत्र 97 से लेके नहीं 90 से लेके 97 तक, ये सूत्र हमारे कोर्स के है। ये 52 के बाद सारे वो है भैया? हाँ, ये नहीं है सिलेबस में। ठीक है, सीधा 90 नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। ये 90 नंबर 91 नंबर का जो सूत्र है, ये भी यद्यपि ये हमारा व्युत्पत्ति पुरुषों के लिए तथोपत्ति अथवा अन्यथानुपत्ति रूप हेतु का ही प्रयोग होता है। ये इसीलिए यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ पे 22 प्रकार के हेतु के भेद आए हैं, वो हमने नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए वो बात थोड़ी हम समझ नहीं पाएंगे। पर डायरेक्ट यहाँ पे एक बात बताई कि एक भेद है अन्यथानुपत्ति नाम का हेतु का भेद, वो विद्वानों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जिन्हें साध्य का ज्ञान हो। देखो, मैं इसको सरल भाषा में आपको बता दूं कि तथोपत्ति अन्यथानुपत्ति क्या होती है कि इसके बिना इसका नहीं होना। अन्यथानुपत्ति क्या होती है? इसके बिना इस वस्तु का ना होना। मतलब दो चीजों में अन्यथानुपत्ति यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु के बिना नहीं पाई जाएगी। जब पहली होगी तो दूसरी भी होगी, और दूसरी होगी तो पहली वाली अवश्य ही होगी। तो ऐसा संबंध किसमें होता है? ये संबंध होता है साधन साध्य में। साधन साध्य में जिन दोनों में अन्वय व्यतिरेक घटित होता है, वहां ये चीज घटित होगी। जैसे अग्नि और धुआं, अग्नि और धुआं, कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। 90। तो इस तरह ये हुआ अन्यथानुपत्ति। और उल्टा क्या बनेगा? यदि अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा, ये हो गया व्यतिरेक। तो इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ये हेतु के प्रयोग में आता है। बस इतना ही आप ध्यान रखो
ये 90 नंबर के सूत्र में बताया। 91 वाले में उदाहरण दिया, देखो यह प्रदेश अग्नि वाला है, क्योंकि तथैव अर्थात अग्नि वाला होने पर ही धूम वाला हो सकता है, अथवा अग्नि के अभाव में धूम वाला नहीं हो सकता। उसी बात को उदाहरण से समझाया। ये पर्वत अग्नि वाला है। ये कैसे पता लगाया हमने? धुएं से। और धुएं वाला तभी कहलाएगा जब यहाँ पे अग्नि होगी। आपने कोई ऐसा पर्वत देखा कि जिसपे धुआं तो हो पर अग्नि ना हो, या कोई ऐसी जगह देखी जहाँ धुआं हो अग्नि ना हो? नहीं होता। अग्नि तो ऐसी हो सकती है कि जहाँ अग्नि लगे पर धुआं ना हो, निर्धूम अग्नि। पर कोई धुआं ऐसा देखा कि जहाँ धुआं तो हो पर अग्नि ना हो? नहीं होता। वो धुआं ही नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो ये बात कही है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अग्नि के अभाव में धुएं का भी अभाव होता है। ये प्रदेश अग्नि वाला है, ये पर्वत अग्नि वाला है, ये बात भी तभी कही जा रही है क्योंकि वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये बात इसमें बताई 91 नंबर के सूत्र में। अब 92 और 93, ये जो सूत्र है 92, 93 और 94, इसको हम गौण करते हैं। इसको हम गौण करेंगे। आपके परीक्षा में से इसमें से नहीं आएगी बात, कुछ इसमें ऐसी विशेष बात नहीं बताई गई है। जो आप पढ़ चुके हो वो ही बातें आएगी। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अब सीधा निकाल लेते हैं हम 95 नंबर का सूत्र। हाँ, 95 नंबर का सूत्र आप निकाल लीजिए। इस सूत्र में अब लास्ट जो अनुमान के हमारे परोक्ष ज्ञान के भेद चल रहे थे, कौन कौन से थे परोक्ष ज्ञान के भेद? स्मृति, हाँ, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तो अनुमान तक की बात हुई है 94 नंबर के सूत्र तक। आप ये नोट कर लो, मतलब 94 नंबर के सूत्र के बाद आप लाइन खींच के बैठ सकते हो। यहाँ पे अनुमान तक की बात हो। अब 95, 6 और 7 इन 3 सूत्रों में आगम की बात आ रही है। आगम जो अंतिम बचा है अपना ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का जो एक भेद है आगम। हमने आगम शब्द सुना हुआ ही है। जिनवाणी, शास्त्र, इनको हम सामान्य रूप से आगम कहते हैं। पर आगम का अर्थ क्या है, आगम ज्ञान का मतलब क्या होता है, वो इस सूत्र में आ रहा है। देखिए 95 नंबर का सूत्र मैं पढ़ता हूँ। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। इसका सूत्र अर्थ है कि आप्त के वचन आदि कारण है जिसमें ऐसे पदार्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। अगर हम सूत्र में पीछे से शुरू करें, अर्थ ज्ञानम आगम, अर्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। मूल तो क्या कह दिया, अर्थ के ज्ञान। अर्थ मतलब क्या है, पदार्थ। पदार्थों के ज्ञान को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। अब पदार्थों का ज्ञान कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये कहा आप्त वचनादि निबंधनम। निबंधनम मतलब कारण, निबंधन मतलब कारण। किसके कारण से होता है अर्थ का ज्ञान? तो कहा आप्त के वचनों से, आप्त के वचन आदि के कारण। तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या बन गया? आप्त के वचन आदि के कारण जिन पदार्थों का ज्ञान होता है उसे आगम कहते हैं। ऐसे ज्ञान को आगम ज्ञान कहते हैं। ठीक, तो ये आगम की परिभाषा। बाकी जगह जो हम आगम की परिभाषा पढ़ते हैं, जिनवाणी को आगम कहते हैं, शास्त्रों को आगम कहते हैं, जिन भगवान की वाणी को आगम कहते हैं, उन सब में भी यही परिभाषा लगेगी। जिनवाणी को आगम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उससे पदार्थों का ज्ञान होता है। और किसके वचन है वो? आप्त वचना, आप्त वचनादि। इसीलिए सबसे पहले सूत्र में कहा आप्त वचन। देखो इसमें एक एक बात को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले कहा आप्त, मतलब चाहे किसी के वचन, किसी के भी कहे हुए वचन वो आगम नहीं होते। आगम कौन, आगम किसे कहा जाएगा? आप्त के द्वारा कहे हुए वचन।
हाँ, मात्र आप किसे कहते हैं? और भगवान सर्वज्ञ जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उन्हें आप्त कहते हैं। जो निर्दोष हो, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, उन्हें कहते हैं आप्त। और ऐसे आप्त के वचन, मतलब आप्त के वचन ही, अन्य किसी के नहीं, उन्हीं को आगम कहा जाएगा, अन्य किसी को। देखो, आप्त की परिभाषा भी आई थी, यो यत्र अवंचका स तत्र आप्त। तो ये तो हमें वैसे याद नहीं करनी है, बस इतना समझिए, आप्त जो होते हैं उनके वचनों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको आगम ज्ञान कहा जाता है। तो ये बात आप इसकी जब टीका पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा कि यहाँ पे आप्त वीतरागी सर्वज्ञ आप्त को ही लेना है। जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, ऐसे आप्त के वचन। देखो, वचन की बात कही, वचन के साथ लगा है आदि, वचन आदि। तो वचन के साथ साथ और भी चीजें क्या हो सकती है? तो ये कहा, जो उनकी वचन है उसमें उनके मतलब मुद्रा, उनकी प्रतिमा, इशारे, ये सब भी क्या है? आगम ज्ञान कहलाता है। जैसे देखो, हम कहते हैं ना कि जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है वो भी साक्षात जिनवाणी है, वो भी हमें उपदेश देती है। तो वचन तो नहीं निकल रहे, पर उनकी अगर हम प्रतिमा को ही देखते हैं तो उस प्रतिमा को देखकर ही हमें ज्ञान हो जाता है। कितने लोग उस प्रतिमा को देख के ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए उस प्रतिमा को भी उनके मतलब यहाँ वचन आदि से लगाना, चाहे अक्षरात्मक हो या अनक्षरात्मक हो, दोनों तरह से। वचन का मतलब सिर्फ ये शब्द नहीं है। वचन में आप लिख सकते हो अपने पास नोट करके ब्रैकेट में, वचन का मतलब जो उसके पीछे आदि लगा है ना, उसमें सब लगेगा। उनके अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, या जो मुख, उनकी प्रतिमा, उनका रूप, इन सब से भी जो ज्ञान होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? उसको आगम ज्ञान कहा जाएगा। तो दो बातें हुई, एक तो आप्त के वचन, और दूसरा आप्त मतलब आप्त ही होने चाहिए, और दूसरा उनके वचन आदि में क्या क्या लेना है, उसी को आगम कहा जाएगा। देखो, इसके बाद इस सूत्र में और आप इसकी टीका विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बात कही है आगम में अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। अर्थ ज्ञान को आगम कहा। जिनवाणी मतलब जैसे कोई जिनवाणी है, ये जिनवाणी आगम तभी कहलाएगी, कोई भी हमारे पास शास्त्र हो, जब उससे किसी न किसी पदार्थ का ज्ञान हो। ऐसी कोई जिनवाणी आगम नहीं कहलाएगी कि जिससे अर्थ का ज्ञान ना हो, जिससे पदार्थ का ज्ञान ना हो। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हर किसी की बोली को, हर किसी के उपदेश को हम आगम नहीं कहेंगे। किसके उपदेश को? मात्र आपके ही उपदेश को कहेंगे। ठीक है, तो ये बात इसमें आई है। अगला आप 96 नंबर के सूत्र को निकालिए। नए सूत्र में देखिए, जो पिछले सूत्र में वचन आदि कहा था कि वचन के साथ आदि में और क्या क्या लेना है, वही यहाँ पे 96 नंबर के सूत्र में बता रहे। मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं पहले। शब्द, वर्ण, वचन आदि में ऐसी सहज योग्यता है कि जिस योग्यता के कारण तथा संकेत होने के कारण, अर्थात यह घट है, इस पदार्थ को घट शब्द से पुकारते हैं, इत्यादि संकेत के कारण वे शब्दादिक अर्थ का ज्ञान कराने में हेतु हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही, शब्द आदि। जैसे मान लो हमने एक शब्द बोला, यहाँ पे उदाहरण लिया जैसे घट, तो इस घट शब्द में ऐसी योग्यता है, इस घट शब्द में ही ऐसी शक्ति है कि घट हमें घट शब्द बोलते ही घट का ज्ञान करा दे। जैसे हमने बोला मोबाइल, तो इस मोबाइल शब्द में ऐसी सहज योग्यता है कि मोबाइल शब्द को बोलते ही कोई सुनेगा तो उसे मोबाइल के अर्थ का मतलब पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन भैया जो जो चीजें हमने देखी नहीं कभी, उनके लिए तो हमें ज्ञान नहीं होगा। हाँ, मान लो उनका घट और हमें ये ज्ञान नहीं मोबाइल, होगा। हाँ मान लो घट और मोबाइल तो हमारी देखी हुई चीजें हैं। भैया आवाज आ रही है आपको? आवाज कट गई है। हाँ भैया। हेलो। हाँ जी भैया, जैसे घट और शब्द तो हमारे देखे हुए हैं तो हमें ज्ञान हो गया, और जो नहीं देखे उनका ज्ञान
वो क्या कहलाएगा? भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आ रही है भैया, कहाँ गए? आवाज कट गई। हाँ जी, हाँ जी, अब आई। देखिए, अब हाँ आई। बीच में आवाज कट गई थी। देखिए, हाँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है मैंने सुन लिया कि जो पदार्थ हमने देखे उनका तो ज्ञान हो जाएगा, पर जो हमने नहीं देखे उनका ज्ञान कैसे होगा? तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। हमने अगर उस वस्तु को नहीं देखा, नहीं जानते, तो वो बात अलग है। पर उस शब्द में तो ऐसी योग्यता ही है कि वो शब्द उस पदार्थ का ज्ञान करा सकता है। जैसे कोई भी पदार्थ हो जो हम जैसे के रूप में ले सकते हैं। अब जैसे, जैसे धतूरा वर्ड होता है एक, हाँ हमने कभी धतूरा देखा ही नहीं, हाँ तो हमें ज्ञान कैसे हाँ होगा? हाँ, तो देखो, इसीलिए तो ये बात कही कि अनुमान, जो अनुमान आदि है, इनका प्रयोग इसीलिए होता है। आपने हमें किसी ने किसी ऐसी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ, पर हम उसमें अनुमान लगाएंगे कि कोई ऐसी नशीली वस्तु होती है, उसको हम ये कहते हैं, उससे ये होता है, इसीलिए ये वही होगी, मतलब ऐसे अनुमान का प्रयोग करेंगे। पर यहाँ जो बात चल रही है आगम में, सबसे बड़ा कारण है, जितने भी आगम है उन सब की प्रमाणिकता का आधार कौन है? उन शास्त्रों की प्रमाणिकता किस बात से है? आप्त से है। आप ये जो है, अभी इसमें आप सूत्र का आप उदाहरण निकालिए, सूत्र नंबर 97 निकालिए। उसमें उदाहरण में ये दिया है, मेरू आदि होते हैं। हमने कभी मेरू देखा नहीं है, ना हम देख पाएंगे, पर फिर भी आप मानते हो कि नहीं कि मेरू होते हैं, सुमेरु पर्वत होते हैं, 5 मेरू होते हैं? हाँ, मानते हैं। कैसे मानते हैं हम? क्योंकि हमने पढ़ा है उसके बारे में। आगम। हाँ, क्योंकि आगम में आया है। और आगम में आया है, आगम में आने पर वो सच क्यों है? क्योंकि वो आगम ऐसे वैसे किसी की वाणी नहीं है, आपकी वाणी। किसी भी चलते फिरते पुरुष की वाणी की नहीं है, किसकी है? आप्त की है। इसीलिए सबसे पहले जो आप्त शब्द लगाया है, वो इस मतलब उसकी महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आगम ज्ञान ऐसा ही है, मतलब इसीलिए तो इसे परोक्ष ज्ञान में लिया। अगर हम उसे डायरेक्ट देख सकते तो प्रत्यक्ष में जाता। परोक्ष कहा ही इसलिए क्योंकि हम नहीं देख सकते। जैसे पर्वत पे अग्नि है, वो हम अग्नि नहीं देख पा रहे, इसलिए हम उसका ज्ञान किससे करें? धुएं से। ये भी एक तरह से परोक्ष हुआ। पर आप मानोगे कि नहीं? अगर धुआं दिख रहा है तो आप मानोगे ना कि यहाँ पे जरूर अग्नि है। ऐसे ही जिनवाणी में आया सुमेरु पर्वत, भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, 3 लोक, सिद्ध शिला, ये सब आगम में आया। इस आगम को सत्य मानना कैसे माना जाएगा? क्योंकि ये आपकी वाणी है, आपके वचन के द्वारा ये ज्ञान होता है। तो इसकी प्रमाणिकता का आधार कौन है? आप्त है। आगम को स्वीकार करने से पहले आप्त का स्वरूप हमें जानना होगा। तो ये 95 नंबर के सूत्र में 95, 96 और 97 में आप्त और आप्त के शब्द, उनकी क्या योग्यता है, और उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है। ठीक है, आपको समझ आ गया सभी को आगम ज्ञान का? आज हमने दो बातें देखी है। एक तो अनुमान के दो भेद, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, और दूसरा आगम परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का एक भेद जो है आगम ज्ञान, उसका है। तो आज ये अपना परीक्षा मुख का यहाँ पे सिलेबस पूरा होता है। परीक्षा मुख का जो सिलेबस है वो इतना ही है। आपको इसीलिए परीक्षा मुख का असाइनमेंट भी दे दिया गया है कि आपका कोर्स भी इसका पूरा हो गया, तो आप अब इसको साइड बाय साइड करते रहिए। तारीख भी आपको दे दी गई है, आप अपना ये असाइनमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें परीक्षा मुख का तो कम है, उसमें तत्वार सूत्र का ज्यादा है। और तत्वार सूत्र का अपना सिलेबस में 8वां, 9वां और 10वां, नहीं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये सारे हैं। तो आप उसे करना शुरू कर दीजिए। बाकी सिलेबस आपके एक बार ग्रुप पे और डाल दिया जाएगा।
आज वाले में से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया तत्वा सूत्र में 9वां और 10वां ही तो है ना बस? हाँ 9वां 10वां ही है, 9वां 10वां ही है। वो 8वें तक अपने पिछले सेमेस्टर में थे। हाँ जी। और आज वाले में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भैया लीजिए। इसके है ना जो छंद होंगे, मतलब ये आए हुए हैं सूत्र, एक बार हाँ आप जी इसके ग्रुप पे डाल देना कि कौन कौन से सूत्र कितने नंबर से कितने तक आ रहे हैं, मतलब। ठीक है, मैं एक बार ग्रुप पे जितने सूत्र आ रहे हैं उन सूत्रों को सूत्र को डाल दिया जाएगा। हाँ जी। और किसी को कोई डाउट है इसमें आज वाले में? तो इसी तरह आपको अनुमान के प्रयोगों को करके देखना है आप, और सोचिएगा, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएंगे। अभी जो रिटर्न असाइनमेंट है उसमें भी, और जो हमारा पेपर होगा उसमें भी इस तरह के प्रयोग आ सकते हैं। क्योंकि वैसे तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, पर उसमें एक वाक्य दे देंगे आपको और उसमें 5 में से पूछ लेंगे कि इसमें से उपनय क्या है, इसमें से हेतु क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आज की कक्षा अपन यहीं पे अब पूर्ण करते हैं। अपना ये विषय जल्दी ही हो गया है, और अब अगला जो विषय है वो क्या चलेगा वो आपको ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। उसकी बुक्स के लिए अगर आपके पास होगी तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ठीक, चलिए एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।